हाय हेलो एवरीवन। सो ईएमएस स्पेस के अंदर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के Q2 के रिजल्ट आए हैं तो परफॉर्मेंस देखेंगे, कैसी परफॉर्मेंस आई है एंड आगे का कैसा आउटलुक बनता है, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है इसके स्टॉक में एंड बिजनेस में। प्लस इनके कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं सेक्टर को लेकर के, सो उस पर भी बात करेंगे। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिजनेस मॉडल काफी डिटेल में हमने कवर किया है लास्ट क्वार्टर में, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो ये कंपनी करती क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर है एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का करती है। सो इनका जो मॉडल है वो ओडीएम और ओईएम दोनों दोनों काम करती है कंपनी। ओईएम का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इस वाले पार्ट में इनके जो क्लाइंट्स हैं वो एक प्रोडक्ट का पूरा स्पेसिफिकेशन इनको देते हैं कि क्या फीचर होना चाहिए, कितना वेटेज होना चाहिए, क्या उसमें एडिशन फीचर होना चाहिए एंड ये कंपनी सिंपली उसको मैन्युफैक्चर करके अपने क्लाइंट को सप्लाई करती है। जो ओडीएम पार्ट है उसमें कंपनी क्या करती है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर के उसकी डिजाइनिंग से लेकर के देन उसकी टेस्टिंग वगैरह सारा कुछ और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारा कुछ ये कंपनी खुद करती है। तो जैसे हमने केन्स टेक्नोलॉजी के पार्ट में डिस्कस किया था कि एक तरीके के अपने क्लाइंट के लिए ये सेकंड ब्रेन का काम करते हैं, तो वही काम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी करता है अपने ओडीएम वाले पार्ट के अंदर। सो ओईएम प्लस ओडीएम दोनों काम करती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब इनका अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखोगे किन किन इंडस्ट्री में कंपनी सर्विस देती है, तो एयर कंडीशनर से लेकर के वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इन सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। अब पिछले 3-4 साल में अगर आप इनका बिजनेस मिक्स या अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ये जो प्रोडक्ट वाला वर्टिकल है जिसमें रूम एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, ये तीनों प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो FY20 तक ये वाला जो वर्टिकल है ये हार्डली 23-24% कॉन्ट्रीब्यूट करता था इनके टोटल रेवेन्यू में। लेकिन अगर आप अभी देखोगे FY24 में तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू तो ऑफकोर्स 4-4.5 गुना हो गया पिछले 4 साल में, बट ये ग्रोथ जो है इसको मेजरली ड्राइव किया इनके प्रोडक्ट वाले वर्टिकल ने। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इनका प्रोडक्ट वर्टिकल जो है वो 64-65% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। तो मतलब ये जो ग्रोथ आई है ये कहां से आई है, इनके इस वर्टिकल से आई है मेजरली। और इसमें भी ये जो रूम एयर कंडीशनर वाला बिजनेस है सिर्फ यही इनके टोटल रेवेन्यू में अराउंड 48-50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि 3-4 साल में जो ग्रोथ स्टोरी रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, उसको इनके इस वर्टिकल ने मेजरली ड्राइव किया है। देन इन प्रोडक्ट्स के अलावा कंपनी प्लास्टिक मोल्डिंग करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल, सैनिटरी वेयर, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इन सारे सेक्टर्स के लिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक में जो आप ये देख रहे हो टेलीविजन वाला पार्ट, इसको कंपनी ने यहां से एक्सक्लूड करके एक इनका जॉइंट वेंचर है जेना ग्रुप के साथ में। सो आई थिंक गुड अर्थ करके कुछ उसका नाम है उस जॉइंट वेंचर का। वहां पे कंपनी आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये टेलीविजन वाला पार्ट उस जॉइंट वेंचर का है। और साथ में कंपनी पीसीबी असेंबलीज करती है, जैसे हमने केन्स टेक्नोलॉजी में डिस्कस किया था प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का असेंबली करना। सो वो काम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी करता है और इनका टूल मैन्युफैक्चरिंग का भी एक छोटा सा डिवीजन है। तो ये पूरा रेवेन्यू मिक्स है कंपनी का, लेकिन ऑफकोर्स जो मेन बिजनेस आता है कंपनी का वो प्रोडक्ट वाले वर्टिकल से आता है। अब इस क्वार्टर उससे पहले अगर आप इनका क्लाइंट बेस देखो तो ऑफकोर्स काफी मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के पास में, जिसमें आपको दिखेगा एमएनसीज भी हैं, इंडियन भी काफी बड़े बड़े नाम्स हैं कंपनी के पास। देन इनका अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें इस क्वार्टर में तो बहुत सॉलिड रिजल्ट आया है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। टॉप लाइन में अगर आप देखोगे तो 46% की ग्रोथ है। देन इबिट्टा 48% से ग्रो हुआ है कंपनी का वाई बेसिस पे। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 57% की ग्रोथ आई है, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज कंटिन्यूसली मिल रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को। अब इसमें एक मिसकंसेप्शन क्या चल रहा है अगर आप देखोगे तो इनके रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अनफेयर है। बिकॉज इसीलिए हम बिजनेस मॉडल समझते हैं, पहले बिजनेस को ट्रैक करते हैं ताकि हमको अच्छे से आइडिया हो कि हर एक बिजनेस को किस तरीके से एनालाइज करना है। तो इनका जो बिजनेस है उसमें सीजनैलिटी रहता है, क्योंकि इनका एसी बिजनेस लगभग 48-50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। तो डेफिनेटली एसी की जो सेल्स है वो फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा रहती है। तो Q1 का नंबर आप कभी भी Q2 के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि Q2 इनके लिए सबसे वीक क्वार्टर रहता है। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सेकंड क्वार्टर सबसे वीकेस्ट क्वार्टर रहता है इन कंपनीज के लिए। तो अगर आप उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तब तो आपको मतलब वो सही डेटा नहीं आपको मिलेगा, सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप ज्वेलरी कंपनीज में Q2 के नंबर को Q3 के साथ में कंपेयर करोगे तो अगेन आपको Q2 का नंबर बहुत वीक लगेगा, बिकॉज ज्वेलरी कंपनीज के लिए थर्ड क्वार्टर सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। वहां पे दिवाली का सीजन होता है, फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है इंडिया का, तो उनमें उनकी सेल्स सबसे ज्यादा रहती है।
तो इसीलिए सीजनैलिटी समझना बहुत जरूरी है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, वाई वाई नंबर को कंपेयर करना है। एंड वहां पे अगर हम देखें तो बहुत सॉलिड नंबर्स आए हैं कंपनी के। देन बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो दो चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है हमको। एक तो इन्वेंट्री वाला पार्ट जो वाई वाई लेवल पे कंपनी का ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है, और दूसरा आप देखोगे कि डेट भी कंपनी का बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। टोटल डेट अगर हम देखें तो कंपनी का डेट भी इंक्रीज हुआ है। इन दोनों पे अभी हम आगे बात करेंगे। सो ये इनका मेन नंबर्स वाला पार्ट था। अब बात करते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या इनसाइट शेयर करे हैं। तो एक तो सबसे पहले जो इनका ये ग्रोथ हमने देखा है, टोटल 45-46% का टॉप लाइन का ग्रोथ है। अगेन सेकंड क्वार्टर में भी इस ग्रोथ को मेजरली ड्राइव किया इनके एयर कंडीशनर वाले बिजनेस ने। लगभग 213-215% के आसपास की ग्रोथ आई है इनके एयर कंडीशनर वाले बिजनेस से। अब ऐसा नहीं है कि पूरे इंडस्ट्री के लिए कुछ इस तरीके की ग्रोथ रही है जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा था। सो बेसिकली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ में क्या केस हुआ है, इनका जो लास्ट ईयर का जो बेस था वो काफी लो था, क्योंकि पिछले साल मॉनसून थोड़ा सा जल्दी आ गया था और उनके सेल्स वहां पे इंपैक्ट हुई थी। इसलिए उस लो बेस इफेक्ट के ऊपर ये जो ग्रोथ का नंबर है वो इतना ज्यादा हाई लग रहा है हमको। 200% के आसपास का ग्रोथ आया इनका एसी बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, इनका फर्स्ट हाफ का नंबर कंपेयर करना है पिछले साल के फर्स्ट हाफ से, यानी H1 FY25 को कंपेयर करना है H1 FY24 के साथ में। तो अगर आप ये 6 मंथ्स का भी नंबर कंपेयर करोगे तो भी इनका एसी बिजनेस जो है वो 143% से ग्रो हुआ है वाई वाई लेवल पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये बेस इफेक्ट वाला पार्ट अगर एक्सक्लूड भी कर दें, स्टिल जो ग्रोथ है इनके बिजनेस की, एसी बिजनेस की, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त रही है इस FY25 में अभी तक। एंड इसीलिए मैनेजमेंट इतना ज्यादा बुलिश है आगे की ग्रोथ को लेकर के। दूसरा पार्ट है एवरेज सेलिंग प्राइस। अगर आप देखोगे इनके एसी बिजनेस का, तो लास्ट क्वार्टर की तरह जो हमने कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, इस क्वार्टर में भी एवरेज सेलिंग प्राइस कम हुई है कंपनी की, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस कम हुए हैं। सो उसकी वजह से एवरेज सेलिंग प्राइस पे इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम ये 200% की ग्रोथ देख रहे हैं एसी बिजनेस में, ये इनके वॉल्यूम ग्रोथ से आया है। वॉल्यूम से ये पूरा का पूरा ग्रोथ आया है, और यहां से हमको समझ में आता है कि इंडस्ट्री में ग्राउंड लेवल पे डिमांड कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। सो ये दो इंसाइट्स हो गए। तीसरा, एक इनकी मैनेजमेंट ने एक कंसर्न रेज किया इस इंडस्ट्री को लेकर के। कंपनी का कहना है कि एक चैलेंज अभी दिख रहा है जो आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकता है, सप्लाई चेन को लेकर के। तो वैसे मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि इंपोर्ट को थोड़ा सा कम किया जाए एंड जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स ले रहा है, जैसे कई प्रोडक्ट्स में वो इंपोर्ट ड्यूटी को हाइक कर रहे हैं। सिमिलरली इस इंडस्ट्री में क्या किया इन्होंने कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसमें अभी भी जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। अराउंड 90% जो कंपोनेंट्स हैं उसको इंपोर्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो कंपनीज इंडिया में इंपोर्ट करती है उन कंपोनेंट्स को, उनके लिए BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। अब कुछ कंपनीज का BIS सर्टिफिकेशन जो है वो एक्सपायर हो चुका है, और जो उसको रिन्यूअल कराने का प्रोसेस है वो भी इजी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे ऑफ कोर्स मतलब पूरी इंडस्ट्री में उन कंपनीज को प्रॉब्लम होगा कंपोनेंट को सोर्स करने में, कंपोनेंट को इंपोर्ट करने में। तो अगर ये प्रॉब्लम आगे चल के और बढ़ता है तो उससे क्या होगा, आप देखोगे कि डिमांड तो है, डिमांड तो बहुत ज्यादा है पूरे सेक्टर के अंदर, लेकिन सप्लाई साइड पे एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की मैनेजमेंट का कहना है कि हमने अपने पार्ट पे तो ऑलरेडी इसको मैनेज कर लिया है। हमने इसीलिए एडवांस में सारी इन्वेंट्री बिल्डअप कर ली है, बिकॉज एक तो हमको पता है डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, ये जो हमको प्रॉब्लम दिख रहा है जो आगे चल के बड़ा हो सकता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो उसको देख करके हमने एडवांस में सारी इन्वेंट्री, सारे कंपोनेंट स्टोर कर लिए। इसीलिए आप देख रहे हो कि इनकी इन्वेंट्री जो है वो वाई वाई लेवल पे इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये पहला पार्ट हुआ। इसके साथ में मैनेजमेंट का कहना है कि कंपटीशन इंटेंसिटी जो बढ़ी है पिछले कुछ टाइम में, बिकॉज ग्रोथ इतनी ज्यादा आ गई, डिमांड इतनी ज्यादा आ गई, तो अब ये जो सप्लाई चेन वाला इशू है इसमें ऑफकोर्स बहुत सारे बिजनेसेस को की ग्रोथ में इंपैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्लोजली हर एक बिजनेस को ट्रैक करना है, बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमने देखा कि पूरा एसी इंडस्ट्री लगभग 35-40% से ग्रो हुई है। तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ सेम रिपीट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बिकॉज ये सप्लाई चेन वाला जो इशू है ये थोड़ा सा बड़ा बन सकता है आगे चल करके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो बिजनेसेस जो टाइमली इन्वेंट्रीज को सोर्स कर पा रही है, अपने कंपोनेंट को सोर्स कर पा रही हैं, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगी, एंड बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा, प्लस वो मार्केट शेयर भी लूज कर सकती है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने यही कहा कि इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा मार्केट शेयर गेन का जो मोमेंटम चल रहा है ये आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू रहेगा। तो इनके पार्ट पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स इंडस्ट्री वाइज इन्होंने ये एक इनसाइट शेयर किया। बाकी ऑफकोर्स इसका कैसा आगे प्रोग्रेस रहता है वो हमको ट्रैक करना है। देन इसके साथ में इन्होंने क्या किया है,
लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपने गाइडेंस को रिवाइज किया था। सो FY25 में के स्टार्टिंग में इन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसको लास्ट क्वार्टर में इन्होंने रिवाइज करा। अब इस क्वार्टर में वापस से मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को चेंज किया है। तो अगर आप इनका गाइडेंस वाला पार्ट देखोगे, सो ये मैनेजमेंट ने गाइडेंस को वापस से रिवाइज किया है सेकंड क्वार्टर के अंदर। पहले इनिशियली इनका टारगेट था कि ये 24% से ग्रो करेंगे अपने रेवेन्यू को FY25 के अंदर। लास्ट क्वार्टर में उस गाइडेंस को रिवाइज करके मैनेजमेंट ने 34% किया, और अब कंपनी ने वापस से उसको रिवाइज किया है, गाइडेंस को अपग्रेड किया है, एंड मैनेजमेंट कह रही है कि 55% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। पहले इनका था कि ये 3600 के आसपास रेवेन्यू करेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अब कंपनी कह रही है कि 4250 करोड़ का रेवेन्यू हम प्लान कर रहे हैं FY25 के अंदर। और इसमें ये जो इनका गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक जो जॉइंट वेंचर है उसका 600 करोड़ का रेवेन्यू अगर आप ऐड कर दोगे तो एनुअल ग्रोथ जो है वो कंपनी 77% की टारगेट कर रहा है FY25 के अंदर। सो गाइडेंस अपग्रेड जब भी आता है किसी बिजनेस से, वी ऑल नो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड मोमेंटम बहुत स्ट्रांग चल रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, मैनेजमेंट बुलिश है, एक्सपेंशन चल रहा है। सो उसके साथ में अगर मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को रिवाइज करता जाता है तो हम देखते हैं कि मार्केट उसके स्टॉक को कंटिन्यूसली रिवॉर्ड करता है। प्लस इन्होंने अपना पैट का गाइडेंस भी बढ़ा दिया। तो पहले इनका प्रॉफिट का गाइडेंस था 200 करोड़ का, जिसको इन्होंने रिवाइज करके 216 करोड़ का किया था, और अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि 250 करोड़ का पैट हम टारगेट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो ये दोनों ही बहुत बड़े अपडेट्स हैं। प्लस कैपेक्स जो इनका प्लान था वो ऑन ट्रैक है, लगभग 350 से 380 करोड़ का कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है इस पूरे साल के अंदर, जिसमें से 160 करोड़ जो है वो ये अपने प्रोडक्ट वाले वर्टिकल के अंदर करेंगे, जिसमें रूम एसी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और मैनेजमेंट का कहना है कि इन तीनों प्रोडक्ट्स का कैपेसिटी बढ़ाने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि जो डिमांड है इंडस्ट्री में, अगले साल हम सप्लाई साइड पे शॉर्ट कर जाएंगे कैपेसिटी बढ़ाने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, डिमांड की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है इस बिजनेस के लिए। बाकी का जो 180-185 करोड़ है वो कंपनी लैंड एक्विजिशन पे, प्लांट मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट करेगी, एंड जो आपका बाकी 20-25 करोड़ है वो आपका प्लास्टिक मोल्डिंग वाला जो डिवीजन है, प्लस कैपेक्स मेंटेनेंस के ऊपर इनका खर्चा जाएगा। सो ये पूरा इनका कैपेक्स का बाइफरफिकेशन है। डेट को लेकर के मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारा अभी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम डेट को रीपे करें, बिकॉज हमको अभी एक ही टारगेट दिख रहा है कि इंडस्ट्री में डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और उस डिमांड को केटर करने के लिए हमको लगातार इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके लिए अगर डेट रहेगा हमारे बैलेंस शीट पे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर आप इनका नेट डेट देखोगे तो वो काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, 150 करोड़ के आसपास का इनका कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। सो नेट डेट अराउंड 237 करोड़ के आसपास है। तो मतलब नेट डेट टू इक्विटी काफी कम है कंपनी का, तो इसलिए मैनेजमेंट का कहना है कि डेट को लेकर के इतना ज्यादा वरी नहीं है, मेन फोकस हमारा मार्केट शेयर गेन के ऊपर है, और ये जो डिमांड है उसको केटर करना है हमको। तो ये पूरा गाइडेंस दिया है इनकी मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर के अंदर भी, बड़ा अपडेट है, गाइडेंस को रिवाइज किया है। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो वैसे तो अगर आप इसका स्टॉक देखोगे तो 88 के मल्टीपल पे दिखेगा आपको इसका स्टॉक, लेकिन अगर हम एस्टिमेट लें जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है उसके बेसिस पे, मतलब 250 करोड़ का इनका टारगेट है FY25 का, और जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, बहुत हाई चांस है कि मैनेजमेंट इस नंबर को ओवर अचीव ही करेगा इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। सो स्टिल अगर हम 250 करोड़ का एस्टिमेट लेकर के चलते हैं तो आप देखोगे कि इनका जो FY25 का जो फॉरवर्ड पी है वो अराउंड 66-67 के आसपास निकल करके आता है। मतलब 88 हमको करंट पी दिख रहा है, लेकिन हमको क्या देखना है, बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल कितना है। तो अगले 6 मंथ्स के अंदर इनका जो पी है वो 66-67 बेसिस के अराउंड आता है आज के टाइम पे। देन हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम से ये बिजनेस कंसिस्टेंटली 60-70% पे ग्रो कर रहा है, प्लस पूरी इंडस्ट्री, मतलब इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, केन्स है, ई पैक है, या और भी जो प्लेयर्स हैं, सबका बहुत सॉलिड ग्रोथ आ रहा है, 70-80% पे हर एक प्लेयर ग्रो कर रहा है। तो बहुत हाई चांस है कि ये ग्रोथ मोमेंटम FY26 में तो एटलीस्ट कंटिन्यू रहेगा। जिस तरीके से मैनेजमेंट भी बोल रही है कि ये एडिशनल कैपेसिटी के बाद भी हम सप्लाई साइड पे शॉर्ट कर जाएंगे, तो उससे अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं और कंपनी 50% के आसपास भी ग्रो करती है अपने टॉप लाइन को FY26 के अंदर, और क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो 50% से अगर टॉप लाइन ग्रो होती है तो लगभग 60% का आपका अर्निंग ग्रोथ आना चाहिए। तो उसके बेसिस पे अगर आप इनका FY26 का फॉरवर्ड पी लोगे तो वो अराउंड 40 से 45 के रेंज में आएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि करंटली तो हमको दिख रहा है कि ये स्टॉक बहुत महंगा है, 88 का पी है इसका,
लेकिन जिस ग्रोथ रेट पे ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, डिमांड जितनी ज्यादा स्ट्रांग है और पूरे सेक्टर में बहुत सॉलिड टेलविंड्स चल रहे हैं, उसको उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इसका जो FY26 का फॉरवर्ड पी है वो 40 से 45 के बीच में निकल करके आता है। तो डेफिनेटली एक ल्यूक्रेटिव डील लगता है करंट लेवल के ऊपर, बिकॉज बिजनेस का ग्रोथ रेट 70% है, लगातार कंपनी कैपेक्स करती जा रही है, एंड आगे 1-2 साल में इनका ये भी प्लान है कि एक्सपोर्ट में भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, मिडिल ईस्ट अफ्रीका के अंदर ये सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो ग्रोथ मोमेंटम सॉलिड है और स्टॉक कितने वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, 40 से 45 के मल्टीपल पे। नाउ ऑफ कोर्स हमको ट्रैक करते रहना है, बिकॉज हो सकता है कि कल को कोई मेजर चैलेंज आ जाए इंडस्ट्री में जहां पे इनका ग्रोथ बिल्कुल ही नीचे आने लग जाए, तो वहां पे ये सारा रैशनल बिल्कुल ही चला जाएगा, तो उसके लिए हमको ट्रैक करना है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो एक अच्छा डील बनता है, एक अच्छा ल्यूक्रेटिव डील बनता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर। बाकी इनका कॉन कॉल डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे हमको इंडस्ट्री के बारे में। एंड ईपैक का भी रिजल्ट आएगा आज कल में, तो उसको भी कवर करेंगे। और आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।